अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोइम नंबर 5। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और पोइम नंबर 5 है। आज हम जो पोइम डिस्कस करने वाले हैं वो है द रेबल। रेबल बोलते हैं बागी को, एक ऐसा नौजवान जो कि बागी हो चुका है, उसके मतलब ये पूरी पोइम है। अब बागी होता क्या एक्चुअल में, इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल लें, अपनी रूटीन लाइफ से ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपने जब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आपने जस्ट पोइम को ही फोकस करना है और इसके अकॉर्डिंगली ही आंसर करने हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देने लगी हूँ। सो बागी होता है जैसे कि एक घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है। उस घर के 5 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो कि बात नहीं मानता, बड़ों की छोटों की किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी मर्ज़ी करता है, उसके दिल में जो आता है वो करता है। अगर आप उसे किसी ड्रेस को पहनने को कहते हैं कि चले ये वाली ड्रेस पहन, तो वो ड्रेस नहीं पहनेगा, वो अपनी मर्ज़ी से पहनेगा। तो इस तरह से मतलब कि एक ज़िद्दी भी कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में। अगर हम अपनी वर्डिंग में कहें कि वो ज़िद्दी बच्चा है कि वो अपनी ही मनमानी करता है, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है रेबल के लिए वो एक बागी का है, मतलब कि वो बागी है, वो अपनी ही मर्ज़ी करता है। जब दूसरे बच्चे खेलेंगे तो वो बैठ जाएगा, वो नहीं खेलेगा, मतलब वो ओपोजिट चलेगा, हर सेंस में वो दूसरों से ओपोजिट ही होगा। अब यहाँ पे एक रेबल की जो खूबियाँ हैं वो बताई जाएंगी, एक रेबल के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, वो किस तरह से दूसरे लोगों से डिफरेंट है। तो इसके ऊपर ही ये पूरी हमारी जो पोइम है बेस करती है। इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया है। अब उन लोगों में जो थीम है, पार्टी का थीम रख दिया गया है कि आपने फैंसी ड्रेसेस वेयर करने हैं। तो जो रेबल होगा वो उनसे अलग ड्रेस वेयर करेगा, यानी कि सब ने अगर फैंसी ड्रेसेस, यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस कहा गया है, तो फैंसी ड्रेसेस पहनेंगे तो वो उसके ऑपोजिट पहनेगा, वो बिल्कुल भी फैंसी ड्रेस नहीं पहनेगा। अगर सब लोग लंबे बाल रख रहे हैं, लंबे बालों का फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, वो अपने बाल छोटे कर लेगा, वो छोटे के बाल रखेगा, यानी कि वो दूसरे लोगों से ऑपोजिट चलेगा, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और अपनी ही मर्ज़ी हर जगह पे मुसल्लत करेगा। ये है सिंपल वर्डिंग में रेबल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो पोइम में रेबल के बारे में बताया गया है कि रेबल किस तरह का है, रेबल की क्या खसूसियात हैं, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। पहले हम समरी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस पोइम को किस तरह से माइंड में रखना है, किस तरह से ये पोइम आपको याद रहेगी। सेकेंडली मैं आज थोड़ी सेल्फ़ राइटिंग के ऊपर भी बात करूँगी। सेल्फ़ राइटिंग आपने किस तरह से अपनी इम्प्रूव करनी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। इस नज़म में शायर ने नौजवान लोगों के मसाइल का जायज़ा नहायत हल्के फुल्के अंदाज में लिया है, यानी कि उसने लोगों के ऊपर बात की है। लोगों के ऊपर बात करने का मकसद ये है कि उसने एक रेबल, एक बागी इंसान की और आम लोगों के दरमियान में एक मुआजना किया है, ठीक है। तो इस पोइम में उन दोनों के दरमियान में मुआजना किया कि रेबल जो है वो किस तरह से बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। इसके ख्याल में तमाम नौजवान एक जैसे नहीं हो सकते। इनमें से कुछ नौजवान ज़हनी तौर पर तबीज़ाद और तख्लीकी होते हैं, दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होते हैं और इनका रवैया भी आम लोगों से हट कर होता है। आम लोग ऐसे नौजवानों को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, लेकिन शायर के ख़्याल में ऐसे लोग माशरे को नई सिमतों से मुतारफ़ कराते हैं और वो माशरे की यकसानियत को ख़त्म करते हैं। इस नज़म में एक ऐसे ही नौजवान बागी का नक्शा पेश किया गया है जिसकी आदत और ख़यालात आम लोगों से निस्बतन मुख्तलिफ होते हैं। आम लोग जब लंबे बाल रखते हैं तो ये बागी नौजवान छोटे बाल रखता है, और जब बाकी लोग छोटे बाल रखते हैं तो ये बागी नौजवान लंबे बालों के हक़ में होता है। जब क्लास में सारे लड़के खामोश होते हैं तो ये बातें करके गड़बड़ पैदा करता है। जब सब लड़के क्लास में बातें करते हैं तो ये खामोश रहता है। अगर सब लोग आम कपड़े पहनते हैं तो ये शौख और रंगीन कपड़े पहनता है। अगर बाकी के लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं तो ये सादा कपड़े पहनता है। ये नौजवान कुत्तों के
दर्शकों के दरमियान बैठकर बिल्लियों की पसंदीदगी के मुतालिक इजहार ख्याल करता है, और जब ये बिल्ली से मोहब्बत करने वालों के दरमियान बैठता है तो कुत्तों से अपनी मोहब्बत जताता है। जब लोग बारिश को खुश आमद कह रहे होते हैं तो ये धूप की ज़रूरत पर जोर देता है। जब लोग धूप में बैठे हों तो ये बारिश को खुश आमद कह रहा होता है। जब सब लोग किसी मीटिंग में जा रहे होते हैं तो ये घर बैठकर किताब पढ़ता है। जब सब लोग घर बैठ कर किताब पढ़ते हैं तो ये मीटिंग में चला जाता है। जब बाकी लोग किसी मामले में हाँ कहें तो ये इस मामले में ना कह देता है। चुनांचे हर मामले में ये बागी दूसरों से मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करता है। शायर इसे पसंद करता है क्योंकि वो दूसरों की अंधी तकलीद की बजाय हर मामले में अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ पे इस पोइम में आपको एक बागी के बारे में बताया गया, और इसके जो मेन क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हर पोइम का थीम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यही बनता है कि शायर ने इसको क्यों पसंद किया है, मतलब कि शायर क्यों इसे पसंद करता है, एक रेबल को शायर क्यों पसंद कर रहा है। ठीक है, आपने ये, और तीसरा इसका क्वेश्चन कि एक रेबल की खूबियाँ क्या हैं, या एक रेबल दूसरे लोगों से किस कदर मुख्तलिफ है, डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा जाएगा, शायर ने क्यों पसंद किया है, और मेन थीम जो है ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके जो स्ट्रेंसा हैं उन्हें किस तरह से याद रखा जाए। अब देखें, इसके जो स्ट्रेंसास हैं, हर स्ट्रेंसास पेयर्स में है। जैसे कि ये फर्स्ट 4 लाइंस का पेयर है, तो इसमें से जब भी आएंगे आपको स्ट्रेंसास, तो उसमें हर स्ट्रेंसा में हर दूसरी लाइन में रेबल का वर्ड यूज़ हुआ है। सेकेंडली ये, और दूसरी बात इसमें जो याद रखने वाली वो ये है कि इसमें कहा गया है कि वो लंबे हेयर रखता है, शॉर्ट हेयर रखता है, इस तरह से ये सारी जितनी हमने ऊपर बातें पढ़ी ये सारी इन स्ट्रेंसास में बयान है, और इस तरह से आप इजीली इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे कि देखें, व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, कि जब हर कोई लंबे बाल रखता है तो कौन छोटे बाल रखता है, रेबल बाल छोटे रखता है, क्योंकि ये बागी ही है जो दूसरे लोगों से अपोजिट वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह से आपने इन स्ट्रेंसा को याद रख लेना। इसके स्ट्रेंसास भी बहुत ईजी हैं। इसके अलावा इसके जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है वो मैंने सेपरेटली भी आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ये आई थिंक सो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी बात थी कि आपने सेल्फ राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये पूरी समरी बता दी। समरी बताने के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें किस बारे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे आपने सेल्फ राइटिंग किस तरह, आपने ये पढ़ ली। पढ़ने के बाद आपको आपने ख़ुद को एक सवाल देना कि इस जो पोइम है, इस पोइम का मेन थीम क्या था, या फिर जो शायर है वो रेबल को क्यों पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं कि शायर ने रेबल को क्यों पसंद किया, क्योंकि वो दूसरों से अपोजिट चलता है। इस तरह से पहले आपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं कि वो अपनी मर्ज़ी करता है। जैसे कि हमने इसकी लास्ट लाइन में शायर ने क्या किया कि वो दूसरों की अंधी तकलीफ पर फॉलो नहीं करता, कि दूसरों की बात को वो नहीं मानता, वो अपनी ही पसंदगी का इजहार करता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, अब ये नहीं कि आपने उधर से रट्टा मारा, आपने पोइम की हर चीज़ को बयान करना है। ठीक है, कि वो क्या करता है, दूसरों की अंधी तकलीफ को नहीं मानता। उसके बाद क्या है, जब लोग लंबे बाल रखते हैं तो वो छोटे बाल रखता है। जब वो किसी महफिल में जाता है तो सब लोग जब घर होते हैं तब वो महफिल में जाता है। इस तरह से वो सारे पॉइंट्स आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने। आपने पोइम को ही एक्सप्लेन करना होता है, तो उसके हिसाब से ही आपकी ये क्वेश्चन का आंसर बनता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो हर क्वेश्चन का आंसर आपका उसी पॉइंट्स के अंदर से होता है, यानी कि उसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये इस पोइम में हुआ है। उसके बाद आपने ख़ुद से लिखने की कोशिश करनी है। अब आपने ये कर लिया, करने के बाद आपने ख़ुद से लिखना है। और अगर अभी भी आपने मतलब कि ख़ुद से लिखना नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता आपको, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपने पेन पकड़ना है, पेपर पकड़ना है। उसके बाद आपने अपने पूरे दिन में आपने जो काम किया है, या कल आपने जो काम किया था, वो सारे काम इंग्लिश में लिखना शुरू कर देने। स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर मिस्टेक हो, कुछ भी हो, आपने वो सारे काम अपने लिखने, और लिखने भी इस तरह से है कि आपको पता चले कि जैसे कि मैं
और लिखती हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठी, उठने के बाद मैंने क्या किया, मैंने मुँह हाथ धोया, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने उसके बाद घर की सफाइयाँ की या कुछ भी जो भी किया आपने, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। अब जब आप हर चीज़ को लिखेंगे, आपने इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में जब आप हर चीज़ को लिखेंगे और लिखने के बाद जब आपने पूरा लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसे रख देना और उसके बाद उसे रीड करना है। रीड करने से आपको पता चलेगा क्या जो मैंने अपनी रूटीन लिखी है वो सही थी या गलत, उसमें कि क्या सेंस आ रही है, आपको सेंस उसकी समझ आ रही है या नहीं। अगर आपको अपनी लिखे की सेंस सही तरह से समझ आ रही है, या फिर आपने अपने किसी बड़े भाई को या अपने टीचर को या किसी को भी पढ़ाना है कि देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, जब मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है, तो जब वो आपको रीड करके बताएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में अपनी रूटीन सही लिखी है या नहीं। तो शुरुआत के लिए अगर आपने अभी मतलब कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपने पहले अपनी रूटीन लिख के देखनी है। उसके बाद हर पॉइंट में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और ख़ुद से उनके आंसर लिखने हैं। आपको जो इंग्लिश में आता है, आपकी सेल्फ़ राइटिंग ही देखी जाती है। अब सेल्फ़ राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, तो ग्रामर मिस्टेक्स को इतना नोट नहीं किया जाता, बच्चे की थिंकिंग को देखा जाता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है, जो उसका तरीका है, क्या वो तरीका सही है, क्या वो सही बात कर रहा है, चाहे उसकी ग्रामर मिस्टेक है लेकिन वो बात ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। लिहाजा आपने सेल्फ़ राइटिंग की तरफ आना है और ख़ुद से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। कोई भी बात हो उसे इंग्लिश में लिखा करें। उसके लिए अब आपने यहाँ पे जो पोइम है, पोइम के अंदर से आपने वोकैबलरी के वर्ड्स याद रखने हैं, वो तो स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए। आपने वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद सेल्फ़ राइटिंग पे आपने अपनी तवज्जो देनी है। बस ये 2 काम करना है तो इंशाल्लाह आप ईज़िली भी इंग्लिश में क्लियर हो जाएंगे, ईज़िली आप पास हो जाएंगे। आई होप सो आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।